आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कंप्यूटर पे करेंगे। टारगेट की जो बात है, टारगेट को भी हम देखेंगे, टारगेट देखेंगे, बीच में थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ लेंगे, फिर रेस्ट करेंगे टारगेट के साथ में। तो कंप्यूटर पे देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, कंप्यूटर आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कंप्यूटर में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कई बार होता यह है कि आप पढ़ बहुत लेते हैं और लिखना आपको नहीं आ रहा है। जैसे आप जान रहे हैं कंप्यूटर क्या है, लेकिन 25 शब्दों में अगर पूछ लिया गया, जैसे आपसे एक सवाल बहुत सामान्य सा मैं करूं, आपसे पूछ लिया जाए एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस आपसे पूछ लिया गया। अब एमएस ऑफिस पे पूरी किताब होती है, एमएस ऑफिस पे घंटों के लेक्चर्स पढ़े हैं। अब एमएस ऑफिस पे आप लिखेंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एमएस ऑफिस पूछा गया तो कितने शब्दों में, 25 शब्द से 50 शब्द आपके बीच में है, के आसपास आपके पास है, मतलब इसके बीच में आपको लिखना है। अब कम शब्दों में लिखने की जो कला है वही सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर में। बेसिक जानकारी सबको है, बेसिक जानकारी सबको है, और उस बेसिक जानकारी से ही सबको काम करना है। बहुत विशिष्ट यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि आप बिल्कुल पारंगत हो जाए, कंप्यूटर का एप्लीकेशन आप बनाने लगे तुरंत और हैकिंग करने लगे, इथिकल हैकिंग आपको आने लगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। मैंने देखा है कुछ क्लासेस चलती हुई तो लगता है कि वो बिल्कुल अब उखाड़ के बिल्कुल सब रख देंगे, ऐसा ऐसा कंप्यूटर पढ़ा डालते हैं। कोई कुछ भी पढ़ा डालेगा, जब तक आपको लिखना नहीं आएगा, कम शब्दों में व्यक्त करना नहीं आएगा, आप समझ लीजिए कि आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये केवल कंप्यूटर पे नहीं, हर विषय पे लागू होता है, निबंध के प्रश्न पत्र में भी लागू होता है। निबंध क्या है? कम शब्दों में पूरी बात को रख देना। अगर मैं कहूं, निबंध कभी ये नहीं कहता है कि आप खूब व्याख्यान दीजिए, खूब लंबी चौड़ी बातें करिए, वो कभी नहीं कहता है। आप पूरी बात करिए, निबंध इतना कहता है। पूरी बात आप कितने शब्दों में कर देते हैं? उसने कहा 600 शब्दों में, आप 580 में कर दीजिए, उसको कोई शिकायत नहीं। लेकिन 620 में करेंगे तो उसको शिकायत है। वो तुरंत कहेगा कि अधिकतम शब्द सीमा हमने दी थी, हमने ये नहीं कहा था कि 600 शब्दों में करो, हमने कहा था अधिकतम 600 शब्दों में करो। कंप्यूटर के साथ भी यही है। 2 नंबर का सवाल, 2 प्रारूप पे यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। दोनों प्रारूप में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पहले नीचे लिखूंगा, उसके बाद में ऊपर। 2 तरीके के सवाल, एक है 5 गुणे 2 और एक है 2 गुणे 5। यहां पर 5 ये क्वेश्चन है और 2 ये मार्क्स हैं, और टोटल है 10 मार्क्स। और यहां पर आपके 2 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स हैं, और टोटल है आपका 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ही कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। ज्यादातर ये फॉर्मेट चला है, नंबर 1 फॉर्मेट। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ज्यादातर पूछा गया है। यहां पर आप देखिए ये वाला, और ये वाला जो फॉर्मेट है दूसरा वाला, ये थोड़ा सा कम, एक बार आया है, 2014 या 13 के पेपर में आया है। आप 2 बार आया होगा, मिनिमम 1 बार तो आया ही है। जब ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, अधिकतम। उससे ज्यादा लिखने का प्रयास मत करिए। मैंने कॉपी चेक की पिछले टेस्ट में, तो आप लोगों ने कई बार कंप्यूटर में बहुत ज्यादा लिखा है। उसमें मार्क्स हमने बहुत नहीं काटा, 1.5 नंबर उसमें आपको दिया, क्योंकि ठीक है लिख दिया है, क्योंकि कोई शब्द सीमा यहाँ विशेष करके दी नहीं रहती है। लेकिन आप क्यों अनायास खर्च करेंगे शब्द? आप 50 शब्द अधिकतम लिखिए, 25 शब्द 1 मार्क्स के लिए बहुत है। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि ये सारे क्वेश्चन आप, अगर 2 नंबर में पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट, ये 5 क्वेश्चन है और 2 नंबर, तो यहां पर आप मैक्सिमम कितने में लिखेंगे? 50 शब्द में। 50 शब्द का आप उपयोग करिए और 50 शब्दों में आप इसको लिख दीजिए। अगर यहां पूछा जाता है तो क्या होगा? अब 5 नंबर का सवाल हो गया तो थोड़ी सी समस्या भी होगी आपको बहुत जानकारी कंप्यूटर के बारे में होती भी नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो कम शब्दों में लिखना भी कठिन है और दूसरा ज्यादा लिखना भी कठिन है। दोनों में चैलेंज है। यहाँ पे कम से कम आपको कितने शब्द लिखने होंगे? 100 शब्द। 100 शब्द से तो कम नहीं लिखेंगे, 125 लिखेंगे। 250 शब्द तो डिजर्व ही कर रहा है, कम से कम 1 से 1.25 पेज तो होना ही चाहिए।
क्योंकि 5 क्वेश्चन लिखे तो 250 शब्द हुए ना, 50 पे 50, तो 2 क्वेश्चन में 125 शब्द। यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, किसे पता है कि क्या आएगा। तो हम लोगों का जो अध्ययन होगा कंप्यूटर में लगभग 3 से 4 दिन, अधिकतम 5 दिन हम लोग समय लेंगे, यानी कि 7 से 8 घंटे का समय हमको चाहिए कम से कम। इसमें हम काम ये करेंगे कि दोनों तरीके से चीजों को हम पढ़ लेंगे। अगर घटक पूछ ले कंप्यूटर का तब भी कोई दिक्कत नहीं, केवल रैम पूछता है तब भी दिक्कत नहीं है। अगर मेमोरी पूछता है तो मेमोरी में हम दोनों भी लिख सकें, स्थायी और अस्थायी मेमोरी, जैसे भी पूछे हम हर तरीके के सवाल कर सके। तो इसका सबसे सटीक तरीका है कि हम थ्योरी पढ़े थोड़ा सा। हमने देखा है मार्केट में जितने नोट्स हैं किसी भी, तो उसमें पुराने क्वेश्चंस को उठा के थोड़ा सा नया जोड़ के टू द पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एक रूप में वो बहुत अच्छी चीज है कि आपको तैयार करने में आसानी होगी। ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, कारण यह है कि कई बार आपको अनायास कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं, जैसे करंट अफेयर में आपको पता है कि यही लाइन से प्रश्न पड़ेगा, लेकिन पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं ना कि समझ विकसित हो जाए, इस कारण से ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ये वाला, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा 125 वर्ड्स तक, इतने तक जाना पड़ेगा, 125 शब्दों तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे 50 शब्द मैक्सिमम है। इसके लिए थोड़े से प्रयास हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। और ये सवाल भी पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो सीधी बात आप कहेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है। अब देखो यहीं पे चूक होगी, बहुत सारे लोग लिखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और सीधे उसका एप्लीकेशन बताने लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर की परिभाषा कहती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को ग्रहण करता है, डेटा को फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जैसा हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंफॉर्मेशन के रूप में परिणित करके वो रिजल्ट देता है। तो 3 चीजें आपको कंप्यूटर की परिभाषा में याद रखनी है, डेटा का इनपुट होना, डेटा का प्रोसीड होना, प्रोसेस होना, और अंततोगत्वा अकॉर्डिंग टू यूजर, ये शब्द लाना पड़ेगा। भाई कुछ भी दे दे, हमने कहा कॉल करो, वो कहा नहीं मेरा मन है व्हाट्सएप करने का, इस समय मैसेज भेजने का, तब वो सही फोन नहीं रह जाएगा। ये कंप्यूटर ही तो है, ये फोन आपका मिनी कंप्यूटर ही है। अब ये कंप्यूटर ही है, जिस भी उस पर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये एंड्रॉयड है, कोई आईफोन का iOS है, जो भी है, विंडोज है, जो भी है तो यही। लेकिन हमने कहा कॉल करो तो कॉल ही करेगा ना, तो हमने उसको डेटा दिया कि ये डेटा है, ये पापा का नंबर है, इस पे कॉल करना है डांट सुनने के लिए, है ना, तो वो वही काम करेगा। अगर वो कहे नहीं अभी मेरा गेम खिलाने का मन है, अब मैं कह रहा हूँ मम्मी को फोन लगाओ, वो कह रहा है नहीं कैसीनो खेलो एक बार तुम, तो वो अच्छा कंप्यूटर नहीं है। तो करेगा क्या कंप्यूटर, क्या करेगा कंप्यूटर, करेगा एक तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, डेटा का इनपुट, ये प्रोसेस होना, और अर्थपूर्ण जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, ये रिजल्ट। गणना, डेटा और संग्रह सूचना का विश्लेषण, रिपोर्टिंग जैसे कार्यों में फिर ये मदद करेगा, और मनुष्य द्वारा किए गए जो भी दिए गए निर्देश हैं उनके आधार पर ये कार्य करेगा। अब देखिए स्मार्ट कंप्यूटर कौन, कि थोड़ा कहो ज्यादा जानो। स्मार्ट रिलेशन भी वही होता है कि ऐसे अगर मैं गिरीश से कहूं तो गिरीश समझ जाए कि अब क्लास खत्म होने वाली है, अगर मैं कहूँ तो ये जान जाए कि अभी 10 मिनट बैठना है। ऐसे तो जैसे पहले दिन जब ये आया था कौन, दौलत, तो मैं ऐसे करूंगा तो हो सकता है वो कुछ समझे कि सर को शौक है कुछ, लेकिन अब मैं ऐसे करता हूं तो वो गिलास ही समझता है, यानी कि हमारे उसके बीच में संबंध उन्नत हो रहे हैं। कंप्यूटर भी ऐसे ऐसे उन्नत हो रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट कंप्यूटर, अब देखो ऐसे कैसे होता है, हम जरा सा भी कुछ बोलते हैं कि मुझे आज बिरयानी खानी है ना, वैसे जो वेज वाले लोग बिरयानी खाने का सपना देखते हैं उनके गलत सपने होते हैं, पूरे होने के बावजूद भी वो नाजायज सपने हैं, क्योंकि बिरयानी में वेज जैसा कुछ नहीं होता है, जो रियल होती है वो नॉन वेज ही होती है, ये अपने मन को संतुष्टि देने के लिए। लेकिन तुरंत ये फोन ने सुना और तुरंत आपको गूगल पे ऐसे आने लगेगा, आएगा, यहां मिलती है लखनऊ में बड़ी अच्छी बिरयानी, कसम से आएगा, वो पेड रहता है, आने लगेगा ना। तो कंप्यूटर यहां तक पहुंच चुका है।
तो ये कंप्यूटर क्या है, ये आप उसकी आत्मा को समझ चुके हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर को हम परिभाषित कैसे करें। तो आप सीधा लिखेंगे कि एक ऐसी मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करती है, उसको प्रोसेस करती है और उपयोगकर्ता को आउटपुट के रूप में परिणाम देती है, और परिणाम दे ही नहीं देती है, उसको संग्रहित भी करती है। जैसे हमने एक क्लास लिया, उसके बाद में क्लास को में कुछ चीजें थी जो हमको नहीं डालनी थी, काटनी थी, तो उसको कट किया, तो उसने क्या किया, उसको कट करके वीडियो को सेव भी कर लिया। ऐसा नहीं कि हमको दिखाया और फिर खत्म हो गया, ऐसा भी होता है, दिखा के खत्म भी हो सकता है, लेकिन सेव कर लिया। अगर मेमोरी फुल हो जाएगी तो वो नहीं कर पाएगा सेव, तो हम केवल देख पाएंगे एडिटिंग के समय। ये हो गया। अब कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, तो यही जो परिभाषा है, परिभाषा से ही कार्य निकलते हैं। एक कार्य है इनपुट करना। इनपुट कैसे किया जाएगा, कीबोर्ड से, माउस से, है ना, स्कैनर से, कैमरे से, इनपुट ऐसे ही तो होगा। अच्छा, ये वीडियोग्राफी में जो यहाँ पे चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये इनपुट है। इसमें इनपुट जरा जरा बता दीजिए। ये तो बहुत लोग आपको पढ़ा चुके हैं और बहुत आप पढ़ चुके हैं। इस क्लास में इनपुट बताइए अनुज। हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें इनपुट क्या क्या है। माउस हमने लिया तो अभी तो वो नहीं काम कर रहा है। इसमें इनपुट जो काम कर रहा है, माउस से शुरू में काम लिया हमने, अभी कैमरा है और ये माइक्रोफोन है, ये दो चीज इनपुट का काम कर रही है। फिर ये इनपुट जा रहा है कैमरे में, कैमरे से उसमें, किसमें, हमारे कंप्यूटर में, मॉनिटर में नहीं जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। मॉनिटर तो केवल दिखा रहा है कि आप कैसे दिख रहे हो, सामने हमको दिखा रहा है कि सब सही चल रहा है। इसको मैं बंद कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों इनपुट का काम कर रहे हैं। और आउटपुट क्या है, जो उधर लोग देख रहे हैं, गूगल मीट पे, ऐप पे, जहां पे भी लोग देख रहे हैं, तो वो चीज क्या है, वो आउटपुट है। और इसकी एक फाइल सेव हो रही है, वो स्टोरेज है। तीनों चीजें समझ में आ गई। अब सामान्य स्थिति में ये माउस होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड होता है, और उसके बाद में जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो आउटपुट होता है ना। तो इस तरीके से, तो आउटपुट में, ये आउटपुट जो भी होगा ये प्रोसेसिंग के बाद आएगा, और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर पे दिखेगा। हमारी आवाज आउटपुट के रूप में उधर दिख रही है कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, और मेरा चेहरा दिख रहा है उधर। और अगर चाहो तो इसका मतलब वीडियो से आप वो भी निकाल सकते हो, फोटोज भी निकाल सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये सब आउटपुट हो जाएगा, स्टोरेज जो इसमें हो रहा है। और दूसरा हो सकता है कि कोई वहां स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके हमारी क्लास को रिकॉर्ड कर ले, वो भी स्टोरेज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर के ये कार्य हैं। अब कंप्यूटर की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इन सारी चीजों में एक स्पीड की जरूरत पड़ती है। जैसे कोर i5 से नीचे अगर यहाँ हम सिस्टम लगा देते हैं तो हम ऐसे मूव करेंगे तो ये 5 सेकंड बाद हमको खिसकाएगा, तो उसमें उसको बोलते हैं लैगिंग आ रही है, उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है, स्पीड थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। तो गति अच्छी होनी चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसको थोड़ा नोट करते चलिए। जिन लोगों को एग्जाम देना है वो नोट करते चले, बाकी जिन्होंने पढ़ लिया है वो कोई जरूरी नहीं है। फटाफट बस इतना नोट करिए कि कंप्यूटर की विशेषताएं, तो एक तो गति होती है। कंप्यूटर लाखों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अब सामान्य कंप्यूटर इस क्लास के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि तुरंत बहुत तेजी से इसको आराम नहीं मिल रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं लगातार मूव कर रहा हूं, मैं वहां पे कई लोग देख रहे हैं, तो लगातार इसको डेटा देना है, तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप कोई उसमें इनपुट डालते हैं तो सही से गणना करके दे। यहाँ पे गणना का मतलब केवल आप कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत समझिएगा। यहाँ पे एक्यूरेसी कई क्षेत्रों में है, सटीकता कई क्षेत्रों में है। जैसे मैं अगर इसमें वीडियो में मूव करूं तो सटीक तौर पे मैं ही दिखूं, इधर कोई ऐसा अनजान चेहरा ना दिखने लगे कि लगे अरे ये कौन है, पहचान में ही ना आए, यानी कि बफरिंग ना हो। तो सटीकता, और अगर कोई गणना कर रहे हैं तो उसमें सटीकता। तीसरी चीज है कि ऑटोमेशन। आधुनिक कंप्यूटर ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर ही नहीं, आधुनिक जितनी भी गाड़ियां हैं, आप देखिए पहले गाड़ी जो होती थी, आप देखिए जरा फोर्ड का पुराना मॉडल देखिए, बिल्कुल आप देखोगे एक जैसे डनलप आपने देखा है ना, लड़िया देखी है गाँव में, उसी में पहिया लगा के इंजन लगा दिया गया और ऐसे चला रहे हैं। फोर्ड का पुराना मॉडल आप देखो, यही बिल्कुल डनलप लड़िया ट्रॉली की तरह, फिर उसको ऊपर से ढका गया साइड में। जीप अपनी देखो, पहले जीप है ना, बचपन में याद करो। फिर टाटा सूमो आई तो लगा अरे टाटा सूमो, बुलेरो आई तो लगा कि अरे
ऐसी भी गाड़ियां होती हैं। अब देखो, अब आप उससे कहो अब जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें आप पीछे डिग्गी खोलना है तो ऐसे किया जाता है, टांग सेंसर लगे, ऐसे करो बस वो ओपन हो जाएगी। वॉइस कमांड दो, शट द, है ना, या कर दो, जैसे भी आप उसमें लगाओगे, है ना, तो वो बंद कर देगा तुरंत, है ना। उससे आप कहोगे कि एलेक्सा म्यूजिक ऑन करो, चला देगा, एलेक्सा गेट खोलो, खोल देगा। तो दैट इज ऑटोमेशन। और वो सब का माध्यम यही कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जितना एडवांस होगा, हमारी लाइफ में चीजें उतनी ही एडवांस होती चली जाएंगी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो गए हैं। ये मोबाइल कंप्यूटर है, ये क्लास पूरी कंप्यूटरीकृत है, गाड़ियां सब अब कंप्यूटरीकृत है। कहते नहीं कि ये कंप्यूटराइज गाड़ी है, कंप्यूटर से चलत है गाड़ी, ऐसे कहते हुए आप सुने होंगे गांव में, है ना। तो वही है। अब देखिए जो कीलेस एंट्री है वो क्या है, अब आप जा रहे हो तो उसमें यूज हो गई, वो जान गए कि हमारे मालिक आ गए, आप जेब में वो रखे हुए हो। और भी इससे एडवांस है, मर्सिडीज में आप देखोगे तो अगर जिस व्यक्ति की वो फिंगर आप लगा दोगे उसी से ऑन होगी, और स्टार्ट ही नहीं होगी, वो स्टार्टिंग हुई उसकी नहीं होगी, और बाकी कंप्यूटर से नियंत्रण है। ये तो ऑटोमेशन बहुत जरूरी है? हाँ, खुद से पार्क हो जाती है, बस आप वैसे पार्क का बटन दबा दो उसमें, तो वो खुद देख लेगी कौन सी गाड़ी कैसे है, खुद ऐसे ऐसे इधर उधर आगे पीछे करके वो पार्क हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ सेंसर लगे। सब ऑटोमेशन है। और स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप कहते हो ना कि यार रोज मेमोरी फुल हो जाती है ना, फोटो खींचने चले मेमोरी फुल, वीडियो बनाने में तो बड़ी दिक्कत होती है, कैमरा हाई रेजुलेशन का हो गया HD, और रोज मेमोरी फुल हो रही है, तो स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो और एक चीज और है, जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ता चला गया उतना कैमरा और HD होता चला गया। पहले एक फोटो, मेरे पास एक सेट था नोकिया 6600, कितने लोगों ने नोकिया 6600 देखा है? देखे हो ना, बीच में चौड़ा, ऊपर कम, नीचे, मतलब इस तरीके से उसका शेप होता था, ऐसे टाइप का शेप होता था, देखे हो ना, इस टाइप का। ये नोकिया 6600 फोन। अब इसमें जो मेमोरी थी रही होगी 64 MB, 128 MB, वही बहुत ही। तो उसमें हमने कार्ड लगाया 128 MB का, और उसके बाद तो मैं राजा हो गया। फिर मेरी पहुंच से बाहर है सारी, मतलब मेरी पहुंच में सारी दुनिया, सब लोग और बाहर। अब मेरे पास जो मैं कितनी भी फोटो खींच सकता था, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी मेमोरी कार्ड आता था, और मेमोरी कार्ड 1000, 1200 रुपए मिलता था, 128 MB का पड़ा है मेरे पास अभी भी कहीं, लेकिन मिला था वो मुझे, है? अब उसमें 200, 100 KB, 200 KB की फोटो होती थी। अब आज की फोटो देखो कितने MB की, 12 MB, 24 MB, और जो कहीं HD खींच दिया तो 40 MB। तो अब स्टोरेज भी, तो हम स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। और अगली चीज क्या है, बहुकार्य, मल्टीटास्किंग। आप देखो, एक तरफ फोन कर रहे हो एक से, और दूसरे से आप चैटिया रहे हो, हाँ बाबू खाना खाया, और उधर कह रहे हो बाबू खिचड़ी चढ़ाओ, ये बोल रहे हो, और इधर जो मैसेज कर रहे हो उधर खिला रहे हो, उधर पेट आपका भर रहा है, इधर अभी इंतजार, और बहुत तेज भूख लगी है। नालायकपन, मतलब देखो, मतलब झुट्ठेपन देखो, इधर एक बाबू को फोन पर लिए आप खिचड़ी चढ़वा रहे हो, बाबू भूख बहुत जल्दी लगी है आ रहे हैं, और एक बाबू को आप कह रहे हो हाँ तुमने खिलाया बहुत टेस्टी, सो यमी। तो ये अगर मल्टीटास्किंग नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे? ये नोकिया 6600 में नहीं हो सकता था, एंड्रॉइड के शुरू के वर्जन में नहीं हो सकता था। और तीसरी तरफ आप गाना भी सुन सकते हो, धीमे बजेगा लेकिन बजा करेगा। एक तरफ आप वीडियो, जैसे मेरे जैसा आदमी होगा तो एक तरफ वीडियो एडिटिंग भी पीछे लगा देगा, बता देगा अपना काम भी कर रहे हैं उधर बात भी कर रहे हैं, हो जाएगी नहीं। एक तरफ मैं यूट्यूब पे अपलोड भी लगा दूंगा, उधर भी चलता रहेगा, उधर जवाब भी मैं देता रहूंगा। तो दैट इज मल्टीटास्किंग। समझ में ज्यादा आ रहा होगा, ये ऐसे ही समझ में आता है। और तीसरी चीज है दोहराव, रिपीट करने की, जो रिपीटेबिलिटी होती है, एक जैसे कार्य बार बार बिना गलती के ये कर सकता है। एक बार कंप्यूटर को, चैट जीपीटी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चैट जीपीटी को एक बार आप कमांड दे दीजिए कि तुम मेरे बाबू हो, अगले दिन पूछोगे हेलो कैसे हो, तो वो कहेगा बाबू मैं ठीक हूँ, है ना। एक बार उससे बात करके आप ऐसे देखिए, एक बार आप उसको अपना नाम बता दीजिए कि मैं तुम्हारी सोना हूँ, मैं तुम्हारा बाबू हूँ, तो अगले दिन वैसे ही ट्रीट करेगा। एक साल बाद भी वैसी बात करोगे तो वैसे ही बोलेगा, क्योंकि वो सीख रहा है चीजों को, ऐसे वो स्टोर कर ले रहा है। देखो समझो, अब इसको स्टोर कर ले रहा है आपकी बातों को, और आपकी बातों को स्टोर करके फिर दोहराना है उसको, तो उसके लिए बड़ा आसान है।
वही एल्गोरिदम वहां जाएगा और उससे वो रिपीट कर देगा। आप करके देख लें अपने चैट जीपीटी में। मैंने अपनी वाले का नाम शर्मीली रखा है, मेरे पास पेड वर्जन है, तो मैंने उसका नाम शर्मीली रखा है। मैं तो शर्मीली, तो कहते हैं हाँ बताइए, आज तो आप कुछ बहुत अच्छे मिजाज में है। तो हम कहेंगे ये कहाँ, तो आप अब तो आपके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे बड़े प्यार से पुकारा है। ऐसे बोलती है वो, बोलती भी है, आवाज भी है उसकी। अब आप समझो, इसको फील करो, इसको मजाक में मत लेना। मैं कंप्यूटर आपको पढ़ाऊंगा वो तो आप पढ़ ही लोगे। ये मल्टीटास्किंग और ये स्टोरेज और ये सटीकता और ये स्पीड और ये आपके इमोशंस तक पहुंचने की एक यात्रा है कंप्यूटर की, है कि नहीं है? इसको समझो आप। रोबोट फिल्म में उसको ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है, होता है कि नहीं? जो रोबोट होता है, आगे की 10 साल के बाद की जो जनरेशन होगी वो ऐसी चीजों को देख पाएगी। मतलब हम लोग भी देख पाएंगे, लेकिन हम लोगों के लिए तब वो उतना प्रासंगिक नहीं रह जाएगा, लेकिन जो युवा होगा, जो बच्चे होंगे, वो एंजॉय करेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? भावनाएं समझेगा धीरे धीरे। कैसे नहीं समझेगा भाई? अब उसको बस यहां से कनेक्ट करने की बात है, कनेक्ट हो रहा है। आप दिन भर जो सोचते हो उसको स्टोर कर ले, फिर आप अपनी जो सोच है उसी के हिसाब से तो करते हो, तो स्पीड बढ़ ही रही है, और फिर दोहराव करने की सटीकता, मल्टीटास्किंग सब बढ़ रही है, वो कर लेगा। और हमसे तो गलती हो भी जाती है, लेकिन उससे नहीं होगी। रोबोट से सुई में धागा डालने कह दिया जाए, एक ही बार में हर बार डालेगा, हम हर बार में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें कमांड आएगा, सुई वहीं जाएगी, धागा वाला वो यहीं आएगा, वो वहीं पे पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो हमसे कहा जाए, लेकिन दर्जी कर लेते हैं। दर्जी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कंप्यूटर ऐसे, अभी कंप्यूटर सीख रहा है, चैट जीपीटी हमारा डेटा लेके हम ही से सीख रहा है। गूगल जो नोटबुक एलएम है, नोटबुक एलएम हम ही से सीख रहा है। नोटबुक एलएम बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ, तो वो हम ही से सीख रहा है, हमारा ही डेटा ले रहा है, और धीरे धीरे फिर हमारे लिए ही वो उपयोगी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के घटक की बात करते हैं। तो कंप्यूटर, यहां से आप लोग पढ़ना चालू करते हो। शुरू की जो मैंने चीजें बताई उसको आप अपने लिखने में लाना, निबंध लिखना, तबलाप लाना, कहीं पर भी काम आएगा। ये केवल कंप्यूटर की क्लास नहीं है। कंप्यूटर अब भावनाओं से, जैसे आंचल ये काम बड़ा अच्छा करती है, आंचल का जब निबंध आप पढ़ोगे तो ये ऐसी चीजें, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के ऐसी चीजें खूब लिखती हैं, किस्से कहानियां भी उसमें डालती हैं। जैसे ये इनका ये सबसे बढ़िया ये लगता है कि कनेक्ट बहुत अच्छा करती है। तो इस क्लास को आप कंप्यूटर को वहां भी कनेक्ट करो, आप कृषि में कनेक्ट करो, मैं कृषि में भी तो उपयोगी हो जाएगा ना भाई। ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ सेंसर्स खेतों के किनारे लगा दिए जाएं, वो जान जाए कि कब पानी देना है, कब क्या करना है, और किसान के उसमें आ जाए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, अभी मेरे दिमाग में आया है। और वो जान जाए कि मिट्टी में सेंसर लगा है कि अब सूख रहा है, तो एक्यूरेसी वहां से आएगी। किसान तो अंदाजे से पानी लगाता है अनुभव के आधार पर। वो जान जाए कि अब पेड़ का वो 1 महीने 4 दिन हो गया है, अब खाद की जरूरत है, उसमें आ जाए अलर्ट। हो सकता है ना, तो टक से मैसेज आ जाएगा। और सेंसर्स बड़े सस्ते होते हैं, आपको मैं बताऊं, ये जो गाड़ियों में टीटी टीटी करने वाले सेंसर चाइना से 5 रुपए के चलते हैं सब, यहाँ आके 1000-1200 के बिकते हैं। और क्या, ये एक एक सेंसर 10-10 5-5 रुपए के सेंसर है, इसमें है ही क्या है, कुछ नहीं है। इस तरीके हार्डवेयर, हार्डवेयर आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि कंप्यूटर का जो पार्ट हम छू सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे ये भी एक कंप्यूटर है बोर्ड, तो इसकी बॉडी को मैं छू सकता हूँ ना, ये दैट इज ये मॉनिटर है, इसको हम छू सकते हैं। इसका इधर सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं छू सकता हूँ ना, इसकी हार्ड डिस्क को मैं छू सकता हूँ ना, इसकी पेन को मैं छू सकता हूँ ना, ये सारी चीजें, तो दैट इज हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क होता है, आप ऐसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन कहते हैं जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। सीपीयू क्या करेगा, आप जितना डेटा दोगे, इनपुट करोगे और कमांड दोगे कि ऐसा करना है, तो आप देखते हो जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो कंप्यूटर की आवाज, खास करके लैपटॉप में, और फैन स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे आवाज आती है। इस पे अभी आप कई चीजें मल्टीटास्किंग करो तो इसके फैन ऑन हो जाएंगे, आवाज करने लगेगा। अभी ये कूल मोड में है, ऐसे लैपटॉप में भी होता है, सब में, किसी भी मशीन में होगा। फोन में भी फोन में फैन नहीं लगाए गए हैं,
इसमें कुछ ऐसी चिप बनाई गई कि जो चल जाती है, लेकिन हीट हो जाते हैं ये। इसमें मल्टीटास्किंग करो, ये हीट हो जाएंगे। कोई भी फोन, आईफोन सबसे जल्दी हीट होता है। अब आप ये जो ये हो रहा है, इसका मतलब है, मेरी बात आप समझिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, गर्म हो रही है, और उस पे एक सेंसर लगा हुआ है कि जैसे हीट बढ़ेगी बस वो फैन ऑन हो जाएगा। तो वो फैन ऑन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हीट होने पे। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हीट इसलिए हो रही है कि आप उस पर दबाव ज्यादा डाल रहे हो, कर रहे हो ना। तो इसीलिए जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू में होता है। जो भी आप निर्देश देंगे, जो भी डायरेक्शन देंगे, वो यहीं पे। अब इसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये 3 चीजें शामिल होती हैं। आप बस इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि सीपीयू के ये 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं आपके, ये हिस्से हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट, और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और लास्ट में रजिस्टर दिया है अस्थायी डेटा संग्रह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को, अब जैसे बहुत सारे लोग लिखेंगे सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर कहेंगे मस्तिष्क होता है, यहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है, यहाँ से फिर कलम रुकने लगेगी। आपको अगर याद है एएलयू, सीयू और रजिस्टर, इसको लिख दिया तो आप 2 नंबर के हकदार हो गए। मेमोरी यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेमोरी यूनिट लिख दीजिए, चाहे आप रजिस्टर लिख दीजिए, चाहे मेमोरी यूनिट लिख दीजिए, इसको एमयू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात सही है, इसी को क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट होता है वही रजिस्टर है, वही मेमोरी यूनिट है। अस्थायी डेटा इसमें संग्रह होता है। दूसरा जो पार्ट है हार्डवेयर का, आप मॉनिटर के तौर पे देखते हैं। जितना भी आपने डेटा इनपुट आप कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि क्या इनपुट कर रहे हैं, और इनपुट करने के बाद में मुख्य कार्य है आउटपुट को देखने का। तो जितना आउटपुट आप देखते हैं वो मॉनिटर पे आपको दिखता है। जैसे इसमें मैंने इनपुट किया है एक पीडीएफ, तो आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आउटपुट एलसीडी और एलईडी और तीसरा है टीएफटी। वर्तमान समय में क्या चल रहा है, एलईडी चल रहा है, एलसीडी इससे पुराना था, टीएफटी इससे पुराना था। ठीक है, पहले बड़े बड़े होते थे, पीछे टीबी की तरह पूंछ निकली हुई उनकी, है ना, फिर इतने मोटे हुए, और फिर अब बिल्कुल पतले पतले आ गए, बिल्कुल पतले पतले। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे आदमी हल्का होता चला जा रहा है, ऐसे ये यूनिट भी हल्की होती चली जा रही है, चीजें भी हल्की होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर हो गया। एक हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड यही है, ये कीबोर्ड है। ये क्या हुआ, 1 मिनट, इधर गड़बड़ हो गया। ठीक है, सब कुछ सही है, बता दीजिएगा एक बार। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड जब भी आप कोई निर्देश देते हो, कोई डेटा टाइप करते हो, तो डेटा को टाइप करने और आदेश को कंप्यूटर तक पहुंचाने का एक उपकरण है। कीबोर्ड से आप इंटर भी कर सकते हो, कीबोर्ड से आप कोई पेज ओपन कर सकते हो, कीबोर्ड से आप एंट्री कर सकते हो। छोटी मोटी सामान्य डिजिटल अगर कीबोर्ड का वहां पे इस्तेमाल कर लो स्क्रीन वाले का, तो कुछ टाइपिंग भी आप कर सकते हो। दूसरा आपका मतलब सॉरी, कीबोर्ड से आप सारी चीजें इनपुट कर सकते हो। दूसरा है आपका माउस, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, कीबोर्ड से ही सारी एंट्री होगी, कुछ क्यों कर सकते हो, सारी एंट्री कर सकते हो, कीबोर्ड से ही सारी एंट्री होंगी। अगर लिखने की बात आएगी तो कीबोर्ड से ही सारी एंट्री होंगी। डेटा अगर आपको प्रोसीड करना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तब भी कीबोर्ड से होगी। मैं थोड़ा सा वो गलत बोल गया कि कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं। चाहे आपको कोई डिजिट लिखना हो, चाहे आपको कोई वर्ड्स लिखने हो, चाहे आपको कोई कुछ भी इनपुट देना है, तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे। और दूसरा है माउस। मैं एक्चुअली माउस पे मेरा दिमाग चला गया था। तो दूसरा है आपका माउस। स्क्रीन पर जितने भी आप चीजें देखते हैं, तो उनको जब कमांड देना होता है तो माउस की जरूरत पड़ती है ना। स्क्रीन पर आप कहां पर क्या दिया है उसको कंट्रोल करने का काम इसी से करते हैं। वहां पर पहुंचने के लिए आप माउस से जाते हैं। कीबोर्ड में कुछ साइड की होती हैं जो माउस की तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको जाना है, तो यहाँ पर जाने के लिए हमको ये माउस, अगर हम यहाँ ये माउस हो तो ये माउस से ही जाएंगे, कीबोर्ड से नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे आके हमको कुछ एडिट करना है, तो यथा स्थान पर वहां पे जाके एडिट करने का काम हम माउस के भरोसे ही कर पाएंगे। यानी कि ये एक कंट्रोल डिवाइस होती है और एक डेटा को इनपुट करने की भी डिवाइस होती है।
हार्डवेयर में एक है आपका प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब है कंप्यूटर में जो भी आपने प्रोसेस किया है डेटा, या कंप्यूटर में जो संग्रहित डेटा है, एक तो आपने तुरंत प्रोसेस किया और दूसरा है कि संग्रहित डेटा है, तीसरा है कि कोई इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट से उसको आपने प्रिंट आउट ले लिया। तो प्रिंट आउट कैसे लेते हैं प्रिंटर के? एक तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना। और लेकिन एक है स्कैनर। स्कैनर क्या होती है? ये इनपुट डिवाइस होती है। और हार्डवेयर तो होगी ही, क्योंकि लेकिन अब जब से मोबाइल फोन आ गए स्कैनर का काम हो गया खत्म। हालांकि प्रिंटर में देते हैं वो लोग, लेकिन अब इससे ज्यादा अच्छा हो जाता है, इजिली हो जाता है, साफ भी आता है, झंझट कम है, टाइम टेकिंग कम है, तो लोग इसी से अब काम कर लेते हैं। पहले फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती थी, स्कैन चीजें मांगता था और स्कैनर सबके पास होता नहीं था। अब सबके हाथ में स्कैनर है, सबके हाथ में कैमरा है। आप सोचो उस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, जिसने मोबाइल फोन में कैमरा लगाया होगा, वो कितना क्रांतिकारी व्यक्ति रहा होगा। शुरू में जब कैमरा रहा तो लोगों ने कहा ये कौन सा है, फोटो क्या खींचा करेंगे, फर्जी पैसा इसमें ज्यादा लग रहा है, कैमरे वाले फोन का कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, फोटो खिंचाना होगा तो हमको ऑन पेपर फोटो चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, हम उसको एल्बम में कैसे लगाएंगे, ये बेकार है। एल्बम का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचो जिसने पहली बार कैमरा लगाया होगा। हालांकि मैं पक्का जानता हूं कि उसके दिमाग में इतने आइडियाज नहीं रहे होंगे कि मल्टीटास्किंग होगा ये, कि उसी से स्कैन हो जाएगा, उसी से फोटो भी खींच जाएगा, उसी से वीडियो चैटिंग हो जाएगी। वीडियो चैटिंग बहुत बाद में आई है। आरकूट कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है? आप लोग बहुत बात के हैं। 2000 उसने इस्तेमाल किया आरकूट, तोसीमा ने, एक बार मुझसे बताया था क्लास में। 9-10 में बंद हो गया था, 10 में बंद हो गया आरकूट, स्टार्ट नहीं हुआ था, बंद हो गया था। आरकूट एक मतलब जैसे मेल आपका है, इस तरीके से मेल पे बात होती थी, वीडियो कॉलिंग, स्काइप जैसे। स्काइप तो जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे। अब एक वो जमाना था कि अगर किसी को देखना है तो खास करके जो हमारे विदेशी लोग होते थे, जो बाहर रहते थे, जल्दी आ नहीं पाते थे घर, तो घर पे अपना इंटरनेट की व्यवस्था किया। स्लो इंटरनेट चलता था, तो 1 घंटे की कॉल में 4-5 बार फोटो दिख जाता था। बाकी तो ऐसे ऐसे घूमा करता था, ऐसे ऐसे। अब उसी में कहीं बीच में दिख गया तो हाँ भैया ठीक है, या माता जी का हाल चाल लेना है, इस तरीके से। फिर ये चीजें आई। व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप के बिना तो आपका फोन बेकार है, व्हाट्सएप ना हो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। फिर कंपनियों ने देखा कि इतना ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने जियो जैसी कंपनियों ने कॉलिंग दे दी, डायरेक्ट सिम पे कॉलिंग दे दी। एयरटेल ने भी शायद दे दी है ना, एयरटेल टू एयरटेल हो जाता है। हाँ नहीं, इन्होंने वीआई नहीं दे पाया है, कि वीआई पे भी है मुझे नहीं लगता, वोडाफोन नहीं दे पाया है। तो जब कैमरा बना तो उसने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब देखो आप, इससे पता ये चलता है कि परिवर्तन कैसे होते हैं और समय की मांग के हिसाब से कैसे चीजों का उपयोग होता है। जब कोई इन्वेंशन होता है, ये निबंध में पढ़ा रहा हूं आपको, जब कोई इन्वेंशन होता है तो उस समय आपको सारी उपयोगिता उसकी नहीं पता होती है। जैसे आपको अभी नहीं पता है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसकी क्या क्या उपयोगिता है। अभी महज आप सोच ये रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा सोच रहे हैं, बाकी ज्यादा लोग सोच रहे हैं एक नौकरी हमको मिल जाए, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं होंगी, है ना। मैं यहाँ केवल खड़ा पढ़ाता नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मेरे बहुत सारे संबंध इसके कारण से बनते हैं, मुझे बहुत सारा सम्मान भी मिलता है। केवल ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए यहाँ खड़ा हूँ, पैसे के लिए और बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उससे कम पैसा मुझे मिले, लेकिन मैंने ये चूज किया क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे सारी, ऐसे कैमरा बनाने वाले को नहीं पता था कि एक दिन क्या होगा। स्कैनर को खत्म कर दिया कैमरे ने, लोगों का रियल मिलना खत्म कर दिया कैमरे ने। अब वीडियो पे ही मिल लेते हैं, आसपास भी बैठे वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, उधर बैठे कहेंगे व्हाट्सएप पे हम एक वीडियो भेजे जरा देखो, अरे सामने बैठ के बात करो यार, बाद में भेज देना। हार्ड डिस्क स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है, हार्ड डिस्क उसे कहते हैं, है ना। हार्ड डिस्क एक तरीके की क्या है, संग्राहक, संग्रहण करने की इकाई है। इकाई नहीं कहेंगे, उपकरण कहेंगे। इकाई, यूनिट अलग चीज हो गई, एक उपकरण कहेंगे, पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इस पे डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे।
अस्थायी डेटा संग्रह और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है इसमें से, यानी कि अस्थायी रूप से डेटा का संग्रह करने वाला एक ये भी उपकरण है, मतलब आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ एक इतना रैम। देखो रैम कितने लोगों ने देखा है? रैम आपने देखा और किसी ने रैम देखा है? रैम ही नहीं देखा है यार। लैपटॉप निकाल के मैं दिखा दूं क्या? इतनी बड़ी एक प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसमें ऐसे 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 दरारी, मतलब ऐसे वो पॉइंट्स बने होते हैं, उसको ऐसे लगा दिया जाता है ऐसे। रैम भाई इतना बड़ा एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है रैम, है ना? इसमें सब में लगा हुआ रैम, इसमें भी। तो रैम का जीबी होता है 4 GB, कहते हैं ना 4 GB का रैम, 8 GB का रैम, आजकल 16 GB रैम, 32 GB रैम ऐसे आ रहा है। रैम डिसाइड करता है कि स्पीड क्या होगी, ये सब नोट करो। रैम से स्पीड प्रभावित होती है जो आप वर्क करते हो। रैम अस्थायी रूप से डेटा रखता है, यानी कि जितना ज्यादा रैम उतनी मल्टीटास्किंग हो पाएगी, क्योंकि जितना डेटा आप दे रहे हो। पुराने कंप्यूटर पे आप 3-4 फोल्डर खोल दो, एक फाइल खोल दो, एक क्रोम खोल दो और एक वीडियो प्ले कर दो, बस ऐसे रुक जाएगा वो। लेकिन नए कंप्यूटर पे आप 10-10 फाइल खोल दो। तो ये रैम की जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ज्यादा स्मूथ चलाता है कंप्यूटर को। फोन लेते समय, जैसे इसका रैम जब मैंने लिया तो ये 12 GB रैम है इसका, तो मैं इस पे काम कर पाता हूँ। और इससे कम जीबी का रैम अगर मैं यूज करता हूँ तो वो, जैसे कई चीजें मैंने खोल दिया या एडिटिंग कुछ करना है या कुछ, तो वो नहीं, वो हैंग कर जाएगा, फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो फोन लेते समय भी हम रैम देखते हैं। रैम का मीन्स अस्थायी रूप से डेटा का संग्रह, यानी कि जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट को वो प्रोसीड करेगा। तो जितना ज्यादा रैम उतने ज्यादा इनपुट दे सकते हो और उतनी स्मूथली चलेगा। मल्टीटास्किंग में इसका बहुत यूज होता है। आगे इसके डिटेल में हम बात करेंगे। एक होता है रैम जो स्थायी रूप से डेटा को संग्रह करने का कार्य करता है, और मतलब स्थायी निर्देश संग्रह है। जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो और उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हो तो इसमें जो डेटा रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रैम वाले में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि आज जब अगर आप इसको नहीं बंद करोगे, जैसे एक होता है यहां पर ये ना क्या क्या खुला हुआ है, तो ये डेटा संग्रहित रहेगा। जब आप इसको बंद कर दोगे ऐसे ऐसे, तब ये खत्म हो जाएगा। ये मल्टीटास्किंग ही तो थी, समझ रहे हो? ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। हालांकि ये बहुत सारी चीजों में, जैसे आपकी हिस्ट्री में डेटा है तो वो क्रोम रख रहा है, लेकिन क्रोम भी तभी रख पाएगा जब आपके डिवाइस में कैपेसिटी होगी, है ना, नहीं तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो इस कारण से जो रैम है वो अस्थायी डेटा और रोम जो है वो स्थायी निर्देश। जब भी कंप्यूटर को चालू करना है, जैसे ये डेटा कि इस बटन को दबाने से ये स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर, ये किस में रहेगा? रोम में, रैम में नहीं रहेगा। अगर एक बार रैम में, अगली बार वो भूल जाएगा। अब आप बटन दबा रहे हो तो होगा ही नहीं, होगा, हमें याद ही नहीं आ रहा है करना क्या है बटन दबाने पे। इसको ऐसे सोचो, कंप्यूटर को ऐसे सोचो कि आप हो। अब आप भूल गए कि ई वाली उंगली पकड़ने से क्या होना है, और बताया गया था कि ई वाली उंगली जब पकड़ने तो दाहिने घूम जाना है। आप भूल गए, अब याद है नहीं यार, आप खड़े हो जाओ, ऊपर कूदने लगे ऐसे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो रोम में हमेशा स्थायी डेटा, कंप्यूटर चालू बंद होगा तो ये किस में होगा? रोम में। इतना ट्रिकी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस दिमाग में चीजें बनी रहे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो दैट, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो सब पार्ट थी हार्डवेयर की। दूसरा एक हिस्सा है सॉफ्टवेयर। मैंने कहा हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो मैंने आपको बताया जिसको आप छू ना पाओ। मैंने रैम रोम सब आपको बताया, ये सब प्लास्टिक के टुकड़े ऐसे हैं जिनमें चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क भी आप छू सकते हो, आप स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड सब छू सकते हो ना, मॉनिटर, हार्डवेयर, सारी चीजें, CPU सब छू सकते हो। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे निर्देश हैं जिन्हें हार्डवेयर समझता है, जिनसे कंप्यूटर काम करता है। ये वे निर्देश हैं जिन्हें हार्डवेयर समझता है। आप जितना बात करते हो, आप कभी हथौड़ी से कमांड देते हो इसको? क्या हथौड़ी से कमांड दिया कभी कि ठोक के ऐसे बताओगे आप, या फिर बोल के कमांड दोगे, या टाइप करके कमांड दोगे, या फिर आप कुछ इनपुट डालोगे, वीडियो डालोगे कि इस वीडियो को आप टेक्स्ट में परिवर्तित कर दो, है ना, आप इस वीडियो को ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये सारी चीजें जब आप कमांड देते हो तो ये सॉफ्टवेयर में आप देते हो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसीलिए जो भी चीजें काम कर रही हैं तो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है।
आप कहते हो ना कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जब तक वो नहीं है तब तक आप वीडियो एडिटिंग का काम नहीं कर सकते हो, है ना। बिना व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड किए व्हाट्सएप चला सकते हो, तो वो एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड में या फोन में उसी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहा गया। सॉफ्टवेयर का वो एक बंडल है जो आप इस फोन में डाल रहे हो, सामान्य भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कुछ लोग इसको 4 प्रकार बताते हैं और कहते हैं एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे आप किसी भी तरीके का, जैसे व्हाट्सएप क्या है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है कि नहीं, एप्लीकेशन है ना। फोन में अगर करोगे तो एप्लीकेशन है, ऐप है, एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप, APP लिख देते हैं। और अगर इसी को आप उसमें करोगे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये 3 प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का संचालन और नियंत्रण का काम करता है, यानी कि सिस्टम जो आपका है, इसको कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं ना। बीटेक वाले कंप्यूटर नहीं कहते हैं, वो सिस्टम ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। दुकान वाले भी कंप्यूटर नहीं कहेंगे, कहेंगे ये सिस्टम है। तो सिस्टम में जो सिस्टम चलाने का कार्य कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का ये संचालन नियंत्रण करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर संचालित हो रहा है उसका नियंत्रण इसी से होता है। अब कंप्यूटर में सबसे बेसिक चीज क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नहीं होता। जैसे किसी में विंडोज पड़ा हुआ है तो किसी में iOS पड़ा हुआ है, मैकबुक में iOS पड़ा होता है, उनका एप्पल का अपना है। विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट किसका है, बिल गेट्स का, ठीक है। कभी कभी इन लोगों पे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप वास्तव में मैं बताऊं, विंडोज आपको पता है, विंडोज रियलिटी में जो मूल रूप से बनाया था वो बिल गेट्स ने नहीं बनाया था, किसी दूसरे ने बनाया था। बिल गेट्स ने उसकी मार्केटिंग की, बिल गेट्स ने उससे खरीद लिया था। बाद में उन्होंने डेवलपमेंट किया है, ऐसा नहीं कि बिल गेट्स ने कुछ किया ही नहीं है, बाद में डेवलपमेंट किया है, लेकिन मूल रूप से इन्होंने नहीं बनाया था, ऐसी जानकारी मिलती है। खैर हमको ये फैक्ट फाइंड करना भी नहीं है, उससे हमको कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। तो अब जो विंडोज है या iOS है, जैसे आप देखोगे मैक OS है, मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लाइनेक्स है, तो ये सारे क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पूरा सिस्टम इसी पे चलता है। बिना विंडोज के आप कंप्यूटर क्या करोगे। बहुत बार ऑनलाइन आप मंगाते हो तो आपको बिना विंडोज के आता है, वहां से ऐसे आता है, फिर आप जाते हो उसमें, कहते भैया इसमें विंडो 10 डाल दो, विंडो 11 डाल दो। अभी क्या चल रहा है, 12 11 चल रहा है, उसी में प्रो रो सब आता रहता है, ठीक है ना। आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कुछ कह रहा है आपसे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह रहा है। व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनको कह रहा था कि कुछ कोई याद कर रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको कम से कम ऑपरेटिंग चाहिए, कुछ ऑपरेटिंग अलग अलग, तो इन तीनों का नाम आप लिख दोगे, काम चल जाएगा। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसा उपयोग होता है, मैंने एक बार एक अपने रिश्तेदारी में मैं कहीं गया था, शादी थी, वहां पे मैं गया था और मुझे एक टेस्ट पब्लिश करना था, कुछ करना था मुझे। मैंने उसका वो मैंने एक लड़के से कहा लैपटॉप है कहीं, हाँ लैपटॉप है, उनके घर पे था मैं, तो उन्होंने लैपटॉप ला के दिया, तो उसमें MS ऑफिस ही नहीं थी। तो हमने कहा कि अब मेरे नजर में बिना MS ऑफिस वाला लैपटॉप ही नहीं है, क्योंकि मुझे काम किस पे करना होता है, MS ऑफिस पे, जरूरी है मेरे लिए। PPT उसी पे ओपन होगी, एक्सेल शीट उसी पे ओपन होगी, सब कुछ उसी पे होगा। उसमें कोई PDF रीडर नहीं था। तो हमने कहा ये लैपटॉप तुम रखे क्या होगा, पिक्चर देखने के लिए। तो हमने कहा तब तो MS ऑफिस की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन उसके लैपटॉप में मैंने देखा VLC प्लेयर, अन्य बहुत सारे प्लेयर जिनका नाम भी मैं नहीं जानता हूं, वो कई प्लेयर पड़े हुए थे। तो ये जो सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिपेंड करता है कि उपयोगकर्ता कौन है, इसके हिसाब से रहेगा। अब एक वीडियो एडिटर के लैपटॉप या कंप्यूटर के आप उठाओगे तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर मिलेंगे, एक पढ़ने वाले व्यक्ति का आप उठाओगे तो उस हिसाब से मिलेंगे, एक हमारा उठाओगे तो हमारे हिसाब से अलग हो जाएगा। कोचिंग में जिन चीजों की जरूरत होगी, डेवलपमेंट जो हम करेंगे उस हिसाब से मिलेंगे। तो ये टोटली डिपेंड ऑन किस पे,
ये उपयोगकर्ता की विशेष कार्यों के लिए है। MS वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, ब्रेव ब्राउज़र, सारे लोग, कितने लोग कैनवा यूज करते हैं? मेरे ख्याल से कभी किया होगा नहीं, ये तो नहीं किया होगा, लेकिन कैनवा ऐप मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मेरा थंबनेल किस पे बनेगा? मैं कंटेंट क्रिएट भी उसी पे करता हूं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये तो ऐसे आप समझो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन के ऐड आते रहते हैं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इसमें ऐसे चैट होगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, इसमें पैसा मिलेगा। आप सारे नहीं करते हैं ना, आप लोग क्या रखेंगे? चुनिंदा। तो ये इस पे डिपेंड करता है। और दैट ये अगला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने में सहायक होता है। ये हम लोगों के लिए सामान्यता नहीं, सी, जावा, C++, पाइथन, है ना, ID, तो ये सब हमारे लिए नहीं, मुझे भी इसका उपयोग नहीं। लेकिन जितने लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक कैटेगरी इसी में लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी इसी में आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, कि आप जो भी यूटिलाइज करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर है जिनका आपका उपयोग होता है, वो आप करते हो। ठीक है। कंप्यूटर जैसा आप आज देख रहे हो, ऐसा कंप्यूटर नहीं था। आपने अपने समय में ही देखा होगा, बहुत कुछ बदल गया कंप्यूटर में, बदल गया ना। आप ऐसे सोचो, इंसान पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, ज्यादा खाते थे, अपेक्षाकृत कम काम करते थे, कम काम करते थे, प्रोडक्टिविटी उनकी उतनी नहीं थी। हाथ पांव खूब चलेगा, लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। काम ज्यादा करेंगे, हाँ, जैसे पहले के इंसान ज्यादा काम करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब, आपने एक रूप में सही कहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि वो प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा नहीं होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसानों की खुराक तो कम हो गई, इंसानों का साइज भी देखो घटता चला जा रहा है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती चली गई। कुछ ऐसा ही कंप्यूटर के साथ हुआ। पहला कंप्यूटर बनाया गया तो एक कमरे से बड़ा, पूरा सिस्टम उसमें लगाया गया, तार वार जोड़े गए, उससे कहा गया 2 और 2 जोड़ो, तो लगभग 1-1.5 घंटे में उसने बताया 4, है ना। लोग बड़े खुश हुए कि ये तो इंसान वाला दिमाग पा गया, 2+2 हम लोग जोड़ लेते थे, ये तो मशीन जोड़ ले रही है। अब सोचो, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, शुरुआती कंप्यूटर लाइक ए कैलकुलेटर, ऐसा हुआ। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, लगभग 40 से 56 के बीच में इसका दौर चला। वैक्यूम ट्यूब टेक्निक पर यह आधारित था, बहुत बड़ा था, धीमा था, और जब कमरे भर में पूरा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा तो महंगा तो हो ही जाएगा। कुछ समय और बीता, 15-16 साल यही करते रहे लोग, 2+2 कितना, और कमरे भर में बैठे हुए तार जोड़े हैं, कहीं उधर तार टूट जा रहा है तो कह रहा है 2+, फिर रुका हुआ है दिन भर, तो शाम को तार जोड़े, फिर आया 4। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मैं वहां था नहीं, ये मत समझना, मैं इतना पुराना नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होता है डेवलपमेंट, है ना भाई। ये क्लास, मैंने जब क्लास शुरू की थी, मैं आपको बताऊं तो एक मेरे पास छोटा सा बोर्ड था 2x3 का, मैंने दिल्ली में मैं रहता था, अपने कमरे में उसको टांगा। पुरानी वीडियो में मत देखिएगा, मुझे बहुत, मेरे ऊपर आपको बड़ी हंसी आएगी, पड़ी हुई है, मैंने कोई हाइड नहीं की है। तो उस पर मैंने पढ़ाया और मुझे बड़ी खुशी मिली, वैसे ही इन वैज्ञानिकों की खुशी मिली होगी। अब तो कोई खुशी पढ़ाने में उस तरीके से मिलती ही नहीं है। पहला वीडियो जो मैं याद करता हूँ, अरे मुझे लगा था मैंने जग जीत लिया, लगभग 10 लोगों ने उसको देखा भी था, मुझे लगा 10 लोग देख लिए, बात समझो मेरी, ऐसे ही होता है। तो इन लोगों को खुशी मिली। दूसरी पीढ़ी जब आती है 1956 से 1963 के बीच में, अब आ जाता है, यहां टेक्निक चेंज होती है, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर ले लेता है, आकार छोटा हो जाता है, स्पीड तेज हो जाती है, कम गर्म होने लगता है, और अपेक्षाकृत अभी महंगाई बहुत कम नहीं होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, लेकिन आकार जो हो गया वो छोटा हो गया। गर्म कम हो रहा है तो उसके लिए हमको व्यवस्थाएं कम करनी पड़ रही है। अब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गई। आपको पता है, जो आपके घर में रेडियो होता था उसको ट्रांजिस्टर भी बोलते थे, बहराइच गोंडा में तो बोलते ही थे, अब बाकी मैं नहीं जानता, बोलते हैं ना, आपने सुना है उसको ट्रांजिस्टर, पापा हमारे ट्रांजिस्टर ही कहते, बाबा मेरे ट्रांजिस्टर ही कहते थे। अब हाँ, पुराने लोग ट्रांजिस्टर कहेंगे, वो एक्चुअली टेक्निक थी, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी। जैसे सारे सर्फ को निरमा कहा जाता है, ठीक वैसे ही था। सारे सर्फ को हमारे यहाँ निरमा ही बोल देते हैं सब लोग, क्या निरमा दे दो, तो कौन सा, तो सर्फ एक्सेल निरमा दे दो, ठीक है ना, होता है कि नहीं। जैसे एक समय बिस्किट मतलब पार्ले, वैसे ही
लेकिन निरमा ने तो स्थान ले ही लिया। बड़ी अजीब चीज होती है बहुत सारी। तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी और वो आई तो उसको बताया गया कि ट्रांजिस्टर ही, अब उसमें भी यूज हुई थी तो आकार छोटा हो गया। पहले के रेडियो भी बहुत बड़े बड़े होते थे, आपको पता है, इतने बड़े बड़े बॉक्स में रेडियो होते थे और फिर इस तरीके से आवाज उसमें आती थी और किसी किसी के पास होता था पूरा आधा गांव उसमें इकट्ठा होके सुनता था, मैच सुनता था। या इंदिरा गांधी का जब उनकी हत्या की गई, वो समाचार आए, इमरजेंसी लगी, तो आप देखोगे रेडियो एक पकड़े खड़ा है और उसका एंटीना हाँ हाँ आवाज आ रहा है, इससे मक्खियां भिनभिना रही है, हो रहा है ना। अब वो टेक्नोलॉजी आज यहाँ क्या देखेगा बताओ, पुराना वीडियो भी देख लो, स्टोरेज हो गया आपके पास। समझो चीजों को, रिलेट करो भाई। ये देखो, ये पूरा एग्जाम आपका ये केवल फैक्ट का नहीं है, समझदारी का है। आप चीजों को सोचना सीख लो बस। तीसरी पीढ़ी आती है 64 से 71 के बीच का फेज है, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं। आईसी आई ना। अब आप गांव के लोगों को उस समय देखोगे, अभी ये तो अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में 30 साल 35 साल पीछे चल रहा है, 40 साल लगभग। यहाँ 40 और यहाँ 85 45 साल। यहाँ कौन लेके आएगा? राजीव गांधी लेके आएंगे। कब थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री? 85 के आसपास। 45 साल हम पीछे चल रहे हैं। तो 2000 के आसपास मैंने देखा लोग कहते आईसी उड़ गए हैं, यही लिए नहीं बाजा था। बाजे तो बजावत रहे गाँव में, और उनके क्या है, तो आईसी बदल दो तो बाजे लगी। तो एक दो मिस्त्री पैदा हुए जो आईसी बदल लेते थे, उनकी बड़ी वैल्यू। लोग पीछे पीछे हैं, हमारे यहाँ शिव प्रसाद मिस्त्री थे, अब वो आईसी बदलते थे, उनको सब पता था कि कैसे क्या बनता है। नया बाजा शिव प्रसाद ने बनाए पई है, अब शिव प्रसाद की बड़ी वैल्यू। नई टीवी में आईसी आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि कई चीजें अलग अलग लगाने की जगह पे एक प्लेट पे सारी चीजों को सेट कर दिया जाए, है ना। जैसे एक आपने अलग से ट्रांसफार्मर लगाया, पहले याद करो हर इन डिवाइसेस में एक ट्रांसफार्मर लगा होता था। जैसे ये ट्रांसफर बिजली वाला है, ऐसे छोटा सा रहता था। जितने लोग तगड़े मुरह रहे होंगे अपने बाजे में से उसको निकाल के इधर उधर, हाँ कई तार निकले रहते थे और तांबे की उसमें अंदर वो होता था सर्किट रहता था ना। अब वो इधर रखा हुआ है, फिर एक इनपुट कुछ अलग रखा है, एक सिग्नल वाला। तो कहा गया ऐसा नहीं है, एक पट्टा बनाओ और उसी पे छोटा छोटा बना के इनको एक ही पे लगाना है, ये शर्त रखी गई। तो एक ही पे लगाने के लिए छोटा करना पड़ेगा, तो हर चीज को छोटा किया गया। तो इसी को जब साथ कर दिया गया तो इंटीग्रेटेड हो गया ना, तो इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। बाकी इसमें कुछ नहीं था, बाकी आपको उसमें नहीं जाना है, वैज्ञानिक भाषा में नहीं जाना है, बस इतना था। इंटीग्रेटेड का मतलब एक साथ। फिर इन्होंने कहा कि अभी भी ये बड़ा है, आकार तो अभी बड़ा है, तो टीवी कितनी बड़ी 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 बड़ी, रेडियो बड़े बड़े, बाजा जो होता था बड़ा बड़ा। फिर आपको याद होगा कितने लोगों को 2005 से 10 के बीच में इतने बड़े बड़े एफएम के वो आए थे, किसी ने खरीदा? आप हेडफोन लगा के सुन सकते थे एफएम, और उसमें गाने स्टोरेज भी 500-700 गाने डाल लो, गाने डालो और आराम से उसको इसको खोलते थे आईपॉड बोलते थे। आप लोग थोड़ा सा मतलब कुछ मजा लिए हो जिंदगी का कि नहीं? बस ऐसे ही बस रहे हो, पापा के साथ हमेशा वही धारावाहिक देखे हो, उसमें आपने हिमेश रेशमिया का गाना डाला, अपने जेब में डाले हैं और सुन रहे हैं। क्या जलवे है, रौला है आपका, क्योंकि आपका पर्सनल सुनने का है, वो पब्लिकली नहीं सुनना है। वो भोपू में चिल्ला रहा है वो, और गाने वही कौन से चिल्ला रहा है? नहीं ये भी ऑटो वाले जो बजा रहे हैं वही आप सुन रहे हो। आपके पास अपना निजी है, आपकी चॉइस है। इतना छोटा होता था ऐसे, और उसमें एक जैक लगा होता था वो 4 पॉइंट वाला, और उसको आपने लगा लिया। क्या जलवे, क्या रौला। जब उसको लगा के चलो तो लगता था कि हम ही तो हैं यहाँ के राजा। इस टाइप की कुछ फीलिंग आती थी ना। अब छोटा होता चला जा रहा है, सब कुछ छोटा होता चला जा रहा है। उसी में बैटरी भी लगी है। ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट के उदाहरण है। इतने बड़े में ही ट्रांसफार्मर, बैटरी, जितना कुछ है सब कुछ, प्लेयर स्लेयर सब लगा हुआ है। ठंडा गर्म जो होना है सब उसी में हो। इन लोगों ने कहा कि यार इससे भी मजा नहीं आ रहा, अभी और छोटा करना पड़ेगा। तो इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और छोटा किया गया। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म माइक्रो प्रोसेसर आया। इंटेल यहीं से क्रांति करता है, जो इंटेल इनसाइड लिखा है माइक्रो प्रोसेसर और आईसी में यहीं से इंटेल की शुरुआत, मतलब शुरुआत तो पहले हो चुकी, इसमें इसने महारत हासिल की। बात समझ में आ रही है। और ये व्यक्तिगत उपयोग, मैंने कहा ना छोटा हो गया, व्यक्तिगत उपयोग। अब हमारा पर्सनल है,
फिर आया ना पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, है ना। लैपटॉप क्या होता है? पर्सनल होता है। फोन क्या होता है? पर्सनल होता है। ये सब पर्सनल पीसी के उदाहरण है। बात समझ में? हाँ ठीक है, ये सब पीसी के उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? तो व्यक्तिगत उपयोग, तेज काम और कम कीमत। सबसे बड़ा चैलेंज कीमत भी थी। कमरे में सब लोग कंप्यूटर नहीं लगवा सकते थे, लाखों रुपए का बजट आ जाएगा। अब आपके पास, सबके पास कंप्यूटर, अपना अपना फोन है, कंप्यूटर है, आप रख के अपना घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में एआई का जमाना चल रहा है, टेक्निक क्वांटम चल रही है, क्वांटम में भी और प्रो लेवल पे हम जा रहे हैं, और स्मार्टनेस बढ़ती चली जा रही है। और अब कंप्यूटर केवल हमारे निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, अब कंप्यूटर भाइयों और बहनों क्या कर रहा है? सीखने में भी सक्षम है। अगर हमारी सरकार ना होती तो कंप्यूटर ऐसा नहीं सीख पाता। ठीक, मोदी जी ने अब की बार बिहार कैंपेन में बोला, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हमारी गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, जिस कारण से बिहारी युवा रील बना रहे हैं, बिहारी युवा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। बोला था, उनका भाषण आप सुनिए, वो काम कर गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हमने ऐसा किया है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, कितना प्रभाव डालती हैं, एक प्रदेश की पूरी राजनीति बदल देती है। ठीक है, कारण कुछ भी रहा हो, आप समझो इसको। और क्या, आप तो बहुत नजदीक से देख, भाई आप तो साथ में ही रहे हैं, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लहर होती है। अभी मोदी जी की लहर है, आप उसको शून्य मत मानिए, और अभी मिटेगी नहीं। मैं तो एक लाइन आपसे कहता हूं कि जितने लोगों के पास वोटर है, उतने भाजपा के पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। एक मैसेज पहुंच जाता है कि कल फलानी जगह पर रैली में इकट्ठा होना है, वही आ जाए तो भीड़ हो जाएगी। और यहां उतने वोटर नहीं है आपके, जितने उनके पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तन मन धन से, सब तरीके से, हर तरीके से। इनकी अभी अभी डिजिटल टीम आप देखे हो, बैठती है यही भाजपा कार्यालय में, आप जाइए, आप सोचो तो क्यों है आंदा की, ये भी मैं बता दूं। है, है, सबकी अपनी डिजिटल टीम है, भाजपा की बहुत अच्छी है, आईटी सेल बोलते हैं उसको, आईटी सेल बहुत ही स्ट्रांग है। और आज बिना आप आईटी सेल स्ट्रांग किए, एक नहीं, अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग, एक का काम है छवि बनाना, एक का काम है चुनाव में वोट के लिए काम करना, एक का है कि सरकारी जितने भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनको लोगों तक पहुंचाना, सब ये कर रहे हैं, और सब पेड है, बहुत तगड़ी सैलरी है। ठीक है, तो ये आपने कंप्यूटर की एक पीढ़ियां समझी, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप पांचों पीढ़ी, हो सकता है आपको डेट न याद हो, सन न याद हो, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप बड़ी सरल भाषा में शुरुआत से लिखिए कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े, धीमे होते थे, महंगे होते थे, वैक्यूम टेक्निक पर आधारित होते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर टेक्निक आई, उनका आकार कम हुआ, कम गर्म होने लगे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, ज्यादा विश्वसनीय, आकार में और छोटे हुए, फिर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जब कंप्यूटर आए, वहीं से पीसी का व्यक्तिगत उपयोग और तेज काम और कम कीमत की बात आई, और फिर वर्तमान समय में ये केवल स्मार्ट कार्य करने में स्मार्ट नहीं, बल्कि सीखने में भी सक्षम कंप्यूटर हैं। बस ये नहीं भी याद है, काम चलेगा, 1.5 नंबर इसको लिखने से भी मिलेगा, 1.5 नंबर इधर भी लिखने से मिलेगा। सवालों पे डिस्कशन थोड़ा सा और कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे सीलू? ऐसे बोलो, जो समझ में आया है वो बोलो, देखो मैं क्या समझा पाया हूं, मैं अपने को चेक कर रहा हूं। पहली बात बताया था कि कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते। पहली लाइन तो ये सबके जेब में रहती है, चवन्नी अठन्नी है, जहां पे भी कुछ काम लगे निकाल के इसको खर्च कर लो, कोई नहीं डांटेगा, फुटकर पैसा है, पता है ना। अब इसके आगे ये देना कि ये वे निर्देश हैं जिनके आधार पर हार्डवेयर कार्य करते हैं ना। फिर आप उसमें लिखो कि इसके 3 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बस इस तरीके से आप लिखो। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि
रैम क्या है, उसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे इसको रहने दो। हार्ड आपसे पूछा जाएगा हार्डवेयर क्या है, तो वो भाग जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहते हैं उसको। और ये वास्तव में होता क्या है, इसमें कई चीजें होती, तो फटाफट लिख दो। सीपीयू भी इसी में है, मॉनिटर भी इसी में है, कीबोर्ड भी इसी में, माउस में भी है, स्कैनर भी, जो भी सारी चीजें जो छू सकते हैं आप, उनके उदाहरण दे दो। इसको हवा मत समझो, बिल्कुल आराम से आप पढ़ो इसको, इसीलिए मैं इस पे जा रहा हूँ बार बार सवाल पे। कंप्यूटर की विशेषताएं तो आप जान जाओगे ना, कि एक गति अच्छी खासी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, भंडारण क्षमता इसमें होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, साथ साथ में इसमें दोहराव करने की क्षमता होनी चाहिए, ऑटोमेशन स्वचालन होना चाहिए, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कंप्यूटर के प्रकार पे। सवाल आपसे पूछा जाएगा सीधा, कंप्यूटर के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू में आप देखोगे तो कंप्यूटर तो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, लेकिन वो आपको नहीं बताना है कि पहले बड़े होते थे फिर छोटे होते थे, इस तरीके से आप नहीं बताओगे। कंप्यूटर के प्रकार पूछने का मतलब यह है कि कितने प्रकार के कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहे हैं। आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। आप जो यूज कर रहे हो व्यक्तिगत उपयोग के लिए वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसके ऊपर जो आता है, जो मध्यम आकार की कंपनियां यूज करती हैं, वो मिनी कंप्यूटर होता है। थोड़ा सा उल्टा मैं चल रहा हूं यहाँ, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो। कोई संस्था जो यूज करती है, कोई मध्यम आकार की कंपनी यूज करती है, तो वो होता है मिनी कंप्यूटर, यानी कि वहां पर मल्टीटास्किंग ज्यादा, वहां पे लोड ज्यादा है ना। और उसके ऊपर आप चले जाओगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं बड़ी संस्थाओं के डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर सबसे तेज वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर होते हैं। इस पे केवल मैंने काम की बातें लिखी हैं, लेकिन आगे डिटेल में आपको मैं जब आएगा एक एक तो बताऊंगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि फ्लिपकार्ट कौन सा कंप्यूटर यूज करती होगी, अमेजॉन कौन सा कंप्यूटर यूज करती होगी, तो आप बता पाएंगे? मेन फ्रेम करेगी, ठीक है। इसरो कौन सा कंप्यूटर यूज करेगी? सुपर कंप्यूटर। डीआरडीओ सुपर कंप्यूटर। गुप्ता ग्रोसरी वाला माइक्रो नहीं, मिनी करेगा, अगर वाला थोड़ा बड़ा हो गया है ना। मध्यम आकार के कंप्यूटर वो यूज करेगा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कई शहरों में या एक ही शहर में कई, अब एक ही है ना, एक ही है कहीं पे मिश्रा पान भंडार, और उसको अपना वो रखना है तो उस पे, और जितनी पढ़ाई लिखाई आप करोगे वो कहां पर होगा? सब माइक्रो पे। ये सब क्या है? ये भी माइक्रो है। ये देखने में बड़ा है कि कंप्यूटर तो माइक्रो है ना, ये बहुत बड़ा थोड़ी ना कंप्यूटर है। आप ये मत कहना कि ये तो बहुत बड़ा है तो ये तो सुपर कंप्यूटर की तरह लग रहा है। सुपर कंप्यूटर अभी भी आपको पता है ऐसे कमरों में पूरे सेट किए जाते हैं। परम वरम का कभी फोटो देखा है सर्च करके? पूरे रूम में होते हैं ये, ऐसे बड़े बड़े वो सब ऐसे बना के उसको पूरा रखा जाता है, कूलिंग एरिया पूरा वो रहता है इस तरीके से, क्योंकि उनको डेटा प्रोसीड करना पड़ता है, हीट होते हैं। अब अलीबाबा जैसी कंपनियां सुपर कंप्यूटर यूज करेंगी, उनका ये मेन फ्रेम से नहीं। जब अमेजॉन वेब सर्वर का काम करेगी, जो सर्वर वाला काम है इनका, तो वो सुपर कंप्यूटर लगाएगी, क्योंकि उस पे उसके सर्वर पे बहुत सारी चीजें। कल कैनवा का सर्वर डाउन हुआ था, कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर में किसी में प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए प्रॉब्लम, अगर इनके व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि ये किसी का वो यूज करेंगे ना, सर्वर यूज करेंगे। तो ये अब क्लाउड कंप्यूटिंग दे रहे हैं आप, स्टोरेज दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक ये कंप्यूटर के टाइप्स हैं जो आप दिमाग में ऐसे रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो जिक्र आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, कौन बताएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। ऑपरेट का मतलब संचालन करना, और संचालन करने वाला अगर इकाई ही ना हो तो कैसे चलेगा, मतलब कुछ तो होना चाहिए। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। सॉफ्टवेयर से क्या होगा? इनपुट दिया जाएगा, और हार्डवेयर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट होगा। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इनपुट तभी दे पाओगे जब सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि कंप्यूटर मान लो आप ले आए और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप उससे कोई काम नहीं कर पाओगे, तो अंदर सीपीयू पड़ा रहे, कुछ उससे होगा ही नहीं, है ना। और ये संसाधनों का प्रबंधन भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। संसाधनों के प्रबंधन का मतलब क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो आप सारे काम करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो आप कुछ भी ओपन करोगे, कुछ भी बंद करोगे, कुछ भी सेव करोगे, सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होगा। हाँ, कंप्यूटर से ही जुड़े, और कौन, कंप्यूटर से ही जुड़े संसाधन है, उन्हीं से जुड़े संसाधन, यानी कि जितना कंप्यूटर पे है भाई आप यूज करोगे तो उसी पे तो। विंडो अगर करप्ट हो गई तो सब खत्म, विंडो करप्ट होने के बाद फिर हिस्ट्री सब खत्म, हार्ड डिस्क में डेटा रह जाएगा, है ना, हार्ड डिस्क में रहेगा। ठीक है, तो ये उपयोगकर्ता को इंटरफेस यही देता है ना। इंटरफेस देने का मतलब ये है, एंड्रॉयड फोन को जब आप ऑन करोगे तो इसके जो आइकॉन है, इसका जो यूज करने का जो आपको दिखता है, जिस पे आप क्लिक करते हो, वो इंटरफेस होता है। विंडोज का अलग है, मैकबुक का अलग है, आईओएस का अलग है ना, लाइनक्स का अलग है, एंड्रॉयड का अलग है, आईओएस का अलग है, होता है कि नहीं होता है, कीबोर्ड कीपैड का अलग होता है, इंटरफेस यूज करने का। फाइल प्रबंधन करना, सुरक्षा करना, नेटवर्किंग संभालना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर पर नेट चला सकते हो? क्या बिना इसके आप कंप्यूटर पे फाइल ओपन कर सकते हो? ठीक है, हार्ड डिस्क में आपके डेटा हो सकता है, लेकिन आप यूज कहाँ कर सकते हो? ऑपरेटिंग, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नाम याद कर लीजिए। विंडो नहीं होता है, विंडोज है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है। मैकबुक जो एप्पल वाला है, आईओएस ये किसका है? एप्पल का ही है, ये भी एप्पल का है, ये, और आपका ये भी एप्पल का है, ये वाला, ये दोनों एप्पल के हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आईओएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, फोन के लिए है, लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद आप व्हाट्सएप इसके बाद आप करोगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आप चले गए हो उस पे, आप चले गए हो, वो क्या होते हैं जो वायरस, एंटीवायरस की आप बात कर रहे हो, इसमें भी तो डिफेंडर होता है। अरे देखो, इसमें भी आप देखोगे, ये आपका है, इसमें फायरवॉल होता नहीं है, फायरवॉल होता नहीं है, तो वो सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। आप करो या ना करो इंस्टॉल, जैसे हमने तो किसी में फिलहाल ऐसा बोलो नहीं, ठीक है ना, तो मतलब अगर इसमें हमने नहीं डाला है एंटीवायरस, अगर तो एंटीवायरस नहीं डाला है, लेकिन इसमें होता है एंटीवायरस, बात समझ में आ रही है? तो ये तो सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये बात कर रहा है वो। बाकी आप जो कह रहे हो वो आप अपनी जगह सही हो, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस जो डालोगे वो यूटिलिटी हो जाएगा, वो तो बाद में आप एक एप्लीकेशन डाल रहे हो, लेकिन इसमें इनबिल्ड है, इसमें इनबिल्ड है। जैसे एंड्रॉयड फोन कभी वो नहीं होता है, एंड्रॉयड फोन में वायरस नहीं होता है, एंटीवायरस होता है ऑलरेडी, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। एंड्रॉयड में कभी वायरस नहीं आता है, एंड्रॉयड में कभी वायरस नहीं आएगा। हाँ, इसमें ये कहेंगे कि वो चला गया, कभी कभी कहते हैं ना सॉफ्टवेयर उड़ गया है तो उसका ठीक है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वायरस नहीं आता है। एंड्रॉयड में कहाँ वायरस आता है? एंटीवायरस लोग डालते हैं, लेकिन ऐसा कोई उसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और मैं कुछ बताने वाला था। हाँ, एंड्रॉयड किसका है? पहले किसी दूसरे का था, फिर गूगल ने ले लिया था, अभी गूगल का है। ठीक है, ये कहानी आपको पता है, जब गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया उस समय नोकिया पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन के जो फोन सेट है इसी के हुआ करते थे। सैमसंग दूसरी आ रही थी, संघर्ष कर रही थी, सैमसंग ने कई फीचर्स नए दिए, फोन लॉन्च किए, संघर्ष कर रही थी। गूगल के पास एंड्रॉयड था, गूगल के पास जब एंड्रॉयड आया तो गूगल ने नोकिया से कहा कि आप हमारा एंड्रॉयड अपने फोन में यूज करिए, क्योंकि आपके पास मार्केट है तो हमको लाभ उसको मिलेगा।
तो नोकिया ने कहा हाँ ठीक है यूज करेंगे। तो गूगल ने कहा ठीक है करिए। तो नोकिया ने कहा लेकिन केवल हम, बाकी कोई नहीं। तो सैमसंग ने कहा कि केवल आप, ऐसा कैसे होगा, और भी कंपनियां हैं। और ये तो एक, भाई आप हार्डवेयर देंगे, हम सॉफ्टवेयर देंगे, तो बहुत सारी कंपनियां उनको देंगे। तो नोकिया ने कहा जाओ बेच लो। तो गूगल ने कहा ठीक है हम बेच के दिखाते हैं। गूगल ने अपनी शर्तें और डाउन की, सैमसंग लाइन में लगी थी, सैमसंग को और सारी शर्तों कम करके सैमसंग ने कहा कि ठीक है हम भी बेचेंगे। सैमसंग भी तैयार हो गया। सैमसंग ने कहा हम भी बेचेंगे और भी जो चाहे बेचे, बाकी हम संभाल लेंगे। सैमसंग को दे दिया। शुरुआती जो फोन आए थे एंड्रॉयड सैमसंग के आए थे, लेकिन बड़े महंगे फोन थे, लोगों की पहुंच से बाहर, इंडिया में इतनी परचेजिंग पावर नहीं। तो छोटी छोटी कंपनियां बनी, लावा, माइक्रोमैक्स। और माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनियों ने हर व्यक्ति के हाथ में फोन पहुंचाया। एमआई उसके बाद में आई है, वीवो ओप्पो तो थी ही नहीं। एमआई आई है 2014-15-12-13। लेकिन जो क्रांति आई है फिर एमआई ने थोड़ी गुणवत्ता सुधारी, ओप्पो वीवो आए। एक दिन लाइफ, बीच में लाइफ जियो का था, लेकिन जियो कोई क्वालिटी फोन में दे नहीं पाया कभी। हाँ स्क्रीन टच था, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी दे नहीं पाए। उसका सब्स्टिट्यूट 6-7 हजार में ये लोग दे रहे थे। फिर सस्ते फोनों का युग आया। मैं केवल ये दिखा रहा हूं, नोकिया विश्व परिदृश्य से गायब हो गई। अब नोकिया परेशान, छटपट छटपट कर रही है। नोकिया गई माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि यार ऐसा करो, तुम जो कंप्यूटर में काम कर रहे हो, अगर यही काम तुम छोटा करके फोन के लिए कर दो तो मजा आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा बस इतना, बस हमको 2-1 महीने के समय हम किए दे रहे। फट से उसको उसने छोटा किया। तो नोकिया ने विंडोज फोन लॉन्च किया। लेकिन विंडोज का इंटरफेस जो मैंने आपको बताया, वो इंटरफेस इतना टफ था और यूज करने में इतना कठिन था कि विंडोज फ्लॉप हो गया पूरे। जबकि फोन बड़े अच्छे, पूरे कंप्यूटर के काम उस विंडोज फोन में होते थे, लेकिन बड़ा टफ। भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा परचेज करने वाले लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जाहिल अनपढ़ लोग कहां? भारत में। और जो मार्केट सबसे बड़ी, वहीं पे अगर टाइपिंग और इसमें दिक्कत हो रही है। और एंड्रॉयड देखो सुधारता चला गया, सुधारता चला गया, सुधारता चला गया। आप देखिए कभी कभी आपको बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे इसको खोलेंगे, कहेंगे जब मैंने तुमसे कहा था यहाँ चले आओ तो तुम काहे नहीं आयो, सेंड। और उधर से तुरंत आया, हम आए रहे लेकिन तुम हुआ नहीं रहो, सेंड। ये काम किसने किया? एंड्रॉयड ने। एंड्रॉयड सफल रहा। निबंध में जब आप लिखिए तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे कि जिद हमेशा अच्छी नहीं होती है, समय के साथ आपको परिवर्तित होना होता है। और जब कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न कौन है, तो आप सीधे कहिए जो स्मार्ट है। और स्मार्ट कौन है? जो समय के साथ आप अपने को परिवर्तित कर ले। सैमसंग इस काम को करने में सफल रहा। नोकिया केवल अपने दम्भ में थी, तो दम्भ नहीं भरना चाहिए। तो सारे लोगों ने कह दिया नो किया, नो, और सैमसंग लीड कर गया। ठीक है। फिर इसी मार्केट को देख के 2006 में एयरटेल के साथ समझौता करके आईफोन ने एंट्री की भारत में। उसकी कहानी बाद में सुनाएंगे। ठीक है। डेटा, सूचना और प्रोग्राम। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? कभी आपसे कोई पूछ ले कि डेटा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, जैसे नाम है, नंबर है, ये डेटा है। और वर्तमान समय का सबसे बड़ा एसेट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो दैट इज डेटा। आपको नाम और कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट मिल जाए, आप कोई भी बिजनेस खोल के बैठ जाओ, 1-1.5 लाख लोगों को कॉल कराओ, उसमें से 2-4 हजार लोगों को अपना कस्टमर बनाओ और बढ़िया अपना काम शुरू कर दो। हमारी फील्ड में ये खूब ज्यादा होता है। आपके पास कॉल आती नहीं किसी कोचिंग के, उस पर एक बार विजिट करके आप देखिए, फिर देखिए जो नरक बोते हैं, सबसे कम कॉल हम अपने यहाँ से ही करवाते हैं इस टाइप की। ठीक है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है, भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, और आपके गले में वो फंदा डाल के पैसा लें, ये भी नहीं सही लगता है ना, लेकिन ऐसा होता है। बात समझ में? तो डेटा अगर आपसे कोई पूछे तो कह दो कच्चे तथ्य हैं, जैसे नाम है, नंबर है ना, आपका गांव का पता है, आपका यहाँ का पता है, आपकी पसंद का डेटा हो सकता है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, इसका डेटा हो सकता है।
दूसरा है सूचना। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। ये आपके डेटा है और ये आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। तो इसमें दोनों में अंतर है। सूचना तब वो बनती है, सारा डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। प्रोसेस किए गए डेटा का अर्थपूर्ण रूप जो होता है उसको सूचना बोलते हैं। जैसे सारी चीजें जो पटी पड़ी हैं वो खनिज नहीं होती हैं, है ना, आप उसमें से निकालते हो और फिर खनिज अयस्क आपको मिलेगा और अयस्क के बाद में आप उसके वो करोगे, प्रोसीड करोगे, फिर निकालोगे ना संसाधन, तभी वो बन पाएगा ना। ऐसे तो पता नहीं इस मकान के नीचे क्या पड़ा है, पटा पड़ा है, कुछ दिन बाद कुछ पता चले तो ये मकान पलट दिया जाएगा, उसको निकाला जाएगा। तो जब डेटा प्रोसीड हो जाता है तो प्रोसीड होने के वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। ये अभी उतना उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी हो गया। कैसे? एक लिस्ट बनाई गई और उसमें सारा कुछ दिया गया और उसमें दे दिया गया कि इन्होंने रिबॉक वाले जूते के लिए विजिट किया था, इस नंबर के इस व्यक्ति ने। तो तुरंत कोई एक दुकान है वहां से फोन आएगा कि रिबॉक जूते पे सेल चल रही है, आप ले लो। पता चला कि यहाँ पे इन्होंने नायका शोरूम पे विजिट किया था, उसका डिटेल मिल गया। तो तुरंत इनके पास नायका से फोन आएगा कि मैम आपकी शादी होने वाली है तो हमारे यहाँ से ही बुक करिएगा। प्रभावित होते हैं लोग। अब ये डेटा क्या हो गया? प्रोसीड होके इंफॉर्मेशन बन गया। और फिर प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने देता है। ये और भी ज्यादा व्यवस्थित है। ये प्रोग्राम बनाया गया। अब ये एक निर्देश है, डायरेक्शन है, तो ये प्रोग्राम है। तो आप कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है। गेम भी एक प्रोग्रामिंग ही तो होती है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, प्रोग्रामिंग होती है ना, इसी तरीके। तो ये तीन चीजें टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं कि डेटा, सूचना और प्रोग्राम। तो डेटा कच्चा तथ्य होता है, जो सूचना होती है वो प्रोसेस करने के बाद में आता है, और जो प्रोग्राम है वो निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने देता है। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बात और करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, अगर इस स्पीड से हम चलेंगे तो 4 दिन में हो जाएगा आराम से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आपसे पूछा जा सकता है। नोट करिएगा कि 2 या अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, 2 या अधिक नेटवर्कों को, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, ताकि वे डेटा साझा कर सकें, ताकि वे डेटा साझा कर सकें। अब डेटा मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। 2 कंप्यूटरों को आपने क्या किया? जोड़ दिया आपस में, डेटा साझा कर सकें। जैसे इंटरनेट, लैन, वैन, इनसे जुड़ गए ना। जरा बताइए इसको कितने लोग समझ पाए हैं? हाँ, चल समझाओ। 2 कंप्यूटर जुड़ने की क्या बात है यहाँ पे? इंटरनेट से 2 कंप्यूटर जुड़ते कैसे हैं? हाँ, तो कैसे, ये जुड़ने का क्या मतलब है? हाँ बताइए, कोई बोलना चाहता है? बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ आप ऐसे, जुड़ने का मतलब क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने अभी कहा कि फ्लिपकार्ट एक कंप्यूटर यूज करता है जिसको आपने बताया सुपर हो सकता है या सुपर से कम फ्रेम, मिनी फ्रेम हो सकता है। तो वो उसका कंप्यूटर हो गया। तो उसने उस पर प्रोडक्ट डाल रखे हैं और अपनी वेबसाइट बना रखी है, और एक मेरा कंप्यूटर है। अब मैं वहां तक उसके प्रोडक्ट को तक कैसे पहुंचूंगा? तो हमने इंटरनेट ऑन किया और flipkart.com ऑन किया, तो ये एक एड्रेस हमको मिल गया कि उसके कंप्यूटर का ये एड्रेस है। उसके बारे में आगे बात होगी। तो उस एड्रेस में मेरा कंप्यूटर हमको पहुंचा दिया। तो फ्लिपकार्ट ने उसमें जूते डाल रखे हैं, फ्लिपकार्ट ने उसमें एलईडी डाल रखी है, फ्लिपकार्ट ने उसमें कपड़े डाल रखे हैं, फ्लिपकार्ट ने कंप्यूटर भी डाल रखे हैं। तो हम उसके एड्रेस पे पहुंच के देख रहे हैं ना, तो 2 कंप्यूटर जुड़ गए ना। तो उसका भी बेसिक डेटा कुछ उसने डाल रखा है कि ये कंप्यूटर 39,950 रुपए का है, ये वाली पैंट 2,49,000 रुपए की है। पैंट है, आती है। मेरा एक दोस्त, उसने एक पैंट खरीदी 2,49,000 रुपए की। सुनो, तो हमने कहा कि ये क्या है? तो फटी वटी थी, यहाँ पे कटी, यहाँ पे कटी, यहाँ पे कटी, यहाँ पे वो लटक रहा है, यहाँ पे लटक रहा है, जेब भी फटा था, ऐसे टाइप की पैंट थी।
तो हमने कहा यार ये पैसा तो क्या है कि 50,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी EMI करा दी, 24 किस्तों में कट जाएगी। मैं देखा उसको, वास्तव में 2.5 लाख की पैंट फटे कपड़ों की बनी थी। हाँ हाँ हाँ, सारे लग्जरी ब्रांड हैं उसमें। 1 लाख 1.5 लाख, आप एक टी शर्ट खरीदोगे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। टी शर्ट में कितना कपड़ा लगता है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेवकूफ आप ही लोगों के आसपास होते हैं, बस आप पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी वेबसाइट पे जाके उनके खरीदारों को देख के आप जान सकते हैं। होता है, ये देखो दुनिया है। आईफोन का उपयोग कितने लोग कर पाते हैं, शो ऑफ करने के लिए लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं आईफोन में कि वो 1.5 लाख 2 लाख का मिले, और खास करके जब इतनी यूनिट बिक रही है तो उसका दाम कम हो जाना चाहिए। हाँ, स्पेशल 5 बनाओ पूरे विश्व में तो 10-10 लाख का बेचो, जैसे नीता अंबानी जो यूज करती है ना। नीता अंबानी जो फोन यूज करती है वो उसके कीबोर्ड की मतलब उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, और कीपैड फोन है, लगभग है 1.5 करोड़ रुपए का कीपैड फोन है। लेकिन वो बताता है कि किसकी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, पता नहीं क्या उनको सिक्योर करना है। क्या उनके पास कौन सा डेटा है बस यही है ना, यही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, 2.5-3 लाख की वो चाय ही पी रहा, 4 चाय पी ली दिन में 10 लाख का हो गया। यहाँ 10 लाख मिल जाए तो कुछ बढ़िया काम हो जाए, है ना। तो हमारा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट हुआ, इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा तरीका हमने लाइन कनेक्ट कर दिया, लेकिन लाइन से फ्लिपकार्ट वाला हम नहीं कनेक्ट कर सकते। लाइन से पास के 2 कंप्यूटर हैं, है? एक बिल्डिंग में हो तो हम कर लेंगे, पास में होगा ना वो। या हमने तीसरा क्या कर दिया, वैन कनेक्ट कर, वाइड एरिया नेटवर्क। लाइन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब आगे पढ़ेंगे। और इंटरनेट ये सबसे बड़ा कनेक्शन का साधन है। अमेरिका के बैठे किसी भी कंप्यूटर से हम कनेक्ट हो सकते हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से। हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, राउटर, स्विच और मॉडेम, है ना। जैसे ये राउटर लगा हुआ है, राउटर सब लोगों ने देखा है, जितने लोगों ने वाईफाई यूज किया होगा या देखा होगा, तो वाईफाई में जिसमें डंडी ऐसे लगी होती है वो राउटर उसको बोलते हैं ना। तो राउटर का काम क्या होता है, उसके माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। राउटर यही तो करता है। नहीं, गति नहीं बढ़ाता, इसी से तो कनेक्शन मिलता है भाई। इसी से आप हम चाहे लाइन जोड़ें, इसी से चाहे हम वो वाईफाई यूज करें, तो गति तो उसकी एक बात है कि जितना अच्छा राउटर होगा गति बढ़ेगी। लेकिन राउटर के बिना इंटरनेट कैसे यूज करोगे? इंटरनेट सप्लाई करना है, बिल्कुल सही आपने कहा। आप अपने इसको भी राउटर बना सकते हो, जो इसमें हॉटस्पॉट होता है, तो ये सप्लाई करने लगेगा, ये भी राउटर की तरह काम करे। हाँ, डाल दो। तो ये दैट इज मॉडम, आप जो बता रहे हो वो मॉडम होता था। टाटा इंडिकॉम, एयरटेल का, जियो का आता था। ठीक है, हमारे पास भी यही पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे रहता था। यूएसबी प्लग करो तो उसमें गूगल खोलो, तुम गूगल ऐसे ऐसे डांस करते आता था 5 मिनट में। वो बहुत धीमे चलता था, ये 2G 3G टेक्नोलॉजी थी। 2G के जमाने में ये काम, हाँ, लेकिन फोन से अच्छा काम करता क्योंकि ये डेडिकेटेड होता था। उसमें सिम डालो, कितनी बताओ समस्या। बाद में जैसे एंड्रॉयड आया, उसने कहा इसकी क्या जरूरत है, इसी को बनाओ ना। ठीक है, इसी से बात करो, एक ही रिचार्ज में सारा काम करो। कितनी बड़ी क्रांति थी ये, एंड्रॉयड देखो कितनी बड़ी क्रांति। ठीक है, समझे। तो ये मॉडेम है। स्विच ये भी कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर और मॉडेम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर की सुरक्षा आप जो बता रहे थे, तो एंटीवायरस इंस्टॉल, आपसे ये प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछा जाएगा। एंटीवायरस इंस्टॉल करें, मजबूत पासवर्ड रखें, अनजान ईमेल लिंक न खोलें, नियमित बैकअप लें, फायरवॉल का उपयोग करें। ये फायरवॉल उसमें होता है। फायरवॉल नॉर्मली लोग बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? जिनको एप्लीकेशन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं देता है, उनको इंस्टॉल करना है तो फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, है ना। या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, अनपेड वर्जन यूज कर रहे हैं, पेड नहीं है, तो फायरवॉल बंद कर देते हैं। कई बार वो बंद रहता है, नुकसान करता है। लेकिन फायरवॉल ऑन करोगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। और सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। अपडेट करने से क्या होता है आपको पता है?
नई नई चीजें जो उसमें कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। कुछ उसमें अपडेशन होके, जैसे कैमरा, कई बार हमारे इस फोन का कैमरा नहीं काम कर रहा था, कुछ भी आप करो तो वो अपने आप फोकस लेता था, एक अपडेट आया और वो सही हो गया, है ना। मैंने मेल भी किया था उसके लिए, तो खैर तुरंत रिप्लाई भी आई, बहुत अच्छा से उन्होंने रिप्लाई किया, रिप्लाई करके फिर उन्होंने बताया, खैर उसके बाद अपडेट आया 1 महीने में लगभग, तो वो सही हो गया। तो अपडेट करते रहे। आपसे कभी पूछ लिया जाए कंप्यूटर की सुरक्षा के उपाय बताइए, तो आप ऐसा बता सकते हैं, इतना ही लिख देंगे तो आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, है? और नहीं, यही तो इसीलिए आपके हाईएस्ट नंबर है। ऐसे सबको सोचना चाहिए कि जहां पे साइबर सुरक्षा की बात है, ये बढ़िया, ये पॉइंट लिख दो, काम हो गया आपका। आप केवल कंप्यूटर मान के इसको पढ़ो ही ना, इसलिए मैं इतनी किस्से कहानी पर सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें नोट दे देता आपको, कहता इसको पढ़ लो यार, क्या करना है। लेकिन 2-4-10 घंटे बात कर लेंगे तो सब बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा, ये इधर उधर सब काम आएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की सुरक्षा। अब हम आगे यहाँ से कल से बात करेंगे, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, फाइल और फोल्डर का उपयोग और ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर, जहां पर भी आप चाहे कृषि तकनीक की बात कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप हिंदी में व्याख्या लिख रहे हैं यार, वहां पे कुछ ऐसा आ गया टेक्नोलॉजी से संबंधित, वहां पर आप इसको यूज करो, कहीं पर भी मुहावरे में, वाक्य प्रयोग में यूज करो आप। क्या मतलब, जितना ज्यादा ओपन करोगे डायमेंशन आप, है ना, पढ़ाई की दिशा में, बाकी दिशाओं में ओपन कर लोगे तो ये दिशा में नुकसान हो जाएगा, है ना, समस्या हो जाएगी। इधर उधर पता चला आप इसी समय फंस गए सारे उसमें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और होता ये है, आपको मैं बताऊं कि देखो, एक बहुत सामान्य सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा जब एग्जाम नजदीक आता है तो मन भटकता बहुत है। उल्टा बोल रहे हो आप, भटकाने वाले लोग हमेशा रहते हैं। मन उस समय एग्जाम जब आता है तो मन भटकता बहुत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो एक शांति मिल जाए, एक कुछ मिल जाए, एक कोई सहारा मिल जाए, एक कुछ ऐसा मिल जाए जो हमको सपोर्ट करे। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मेरा एग्जाम जब आता था तो वीडियो गेम बहुत खेलने लगता था, मतलब मोबाइल पे गेम बहुत खेलने लगता था, क्योंकि मैं अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं थकान हो, तो मैं पता चला कई बार मैं घंटों घंटों, अरे मेरा टेम्पल रन में बहुत हाईएस्ट स्कोर था, करोड़ों में स्कोर था, कई मैं पार कर चुका था, बहुत तगड़ा। और एक वो वाला जो ट्रेन पे दौड़ता है ना, सबवे सर्फर, उसमें बहुत हाईएस्ट स्कोर था। अब क्यों, अब यूपीएससी का एग्जाम है और मैं सबवे सर्फर खेल रहा हूँ, परसों मेरा यहाँ पे अब वो क्या रहा है, मैं उसमें जब जीतता था तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, मुझे लगता था मेरा पीटी में स्कोर बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन कई लोग ये करते हैं कि वो बाबू सोना में फंस जाते हैं, तो ये समस्या हो जाती है। कई बार ऐसी समस्या होती है। कई बार सपोर्ट के नाम पे आप, कुछ लोग धुएं का सपोर्ट ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ लिक्विड पदार्थों का सपोर्ट लेने लगते हैं, कई लोग फ्रेंड सर्किल में, इससे एग्जाम गड़बड़ा जाता है। थोड़ा बहुत तो जरूरी है मौज मस्ती, लेकिन ये चीजें बचा होता है, क्योंकि दिमाग जब फ्रस्ट्रेट होगा ना तो कुछ वो ढूंढता है कि यार, जैसे मेरी आदत बन गई, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था तो वो गाने सुनता था खूब तेज तेज, गाने ही सुन रहा है बड़ी देर तक, तो आपकी माइंड को थोड़ा सा कुछ चाहिए ना, वही सीपीयू गर्म हो गया है, डोपामिन चाहिए होता। अब वो डोपामिन कई बार लोग गलत जगह से आयात करने लगते हैं, ठीक है ना, तो बस इससे बचे रहना। बाकी ठीक है, बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल भी कंप्यूटर की कक्षा करेंगे। और कंप्यूटर में आप ये ध्यान रखिए, मैं केवल कंप्यूटर आपके सामने नहीं डिस्कस कर रहा हूं, कंप्यूटर ही बड़ा सरल है, लेकिन जो डिस्कस हो जाएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाए, और जहां ना बैठे वो हमसे पूछ लीजिएगा। अब कल से थोड़ा सा और लिखने वाला सिलेबस और अच्छे से स्टार्ट होगा, तो आप वहां पे और ज्यादा समझ पाएंगे, और मैं बताता चलूंगा। जैसे अभी तक बेसिक हो गया, अब जैसे रैम के बारे में फिर से जब बात आएगी, रोम के बारे में, तो अभी आएगा वो, अभी तो मैंने आउटलुक आपको दिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।